हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं, जहां भी जरूरत पड़ी है उसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना सेगमेंट होता है रिवीजन का। तो लास्ट डे का सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया। कल इस पर वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन आज दिन में वीडियो जरूर आएगी इस पर। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने नवंबर 2023 में किन राज्यों में चुनाव कराने की घोषणा की है? तो 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखना। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सौर शहर बना है? तो ये अयोध्या बनेगा पहला सोलर सिटी ऑफ यूपी। और देश का पूछा जाए तो सांची बताएंगे मध्य प्रदेश का। द बुक ऑफ लाइफ इसको लिखा है दोस्तों विवेक अग्निहोत्री ने। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल और तंगसा टेक्सटाइल को मिला है जीआई टैग। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसरो नाम की अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगी। इसके अलावा त्रिपुरा जो है ये ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य बना है। और 2022 का किशोर कुमार सम्मान दिया गया है दोस्तों धर्मेंद्र को। और उत्तम सिंह को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रसिया ने, नॉट चाइना। रसिया रहेगा यहाँ पर, रसिया। क्लियर। चलिए तो अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ और डिटेल क्विज आपको यहां पर मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध मिल जाएगा। तो आप क्विज जरूर लगाया कीजिए और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया कीजिए। पहला क्वेश्चन, 10 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखते हो मेंटल हेल्थ की वजह से कितना चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं समाज में। और मेंटल हेल्थ को मेंटेन बनाए रखने के लिए, मेंटल हेल्थ खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है डिप्रेशन में आने की वजह से, कभी कभी बेरोजगारी, कभी कभी कोई बहुत बड़ा टेंशन, या कभी कभी जन्मजात भी होता है कुछ स्लो आईक्यू वाले वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी टाइप के हो सकते हैं। तो इन्हीं सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अगर किसी को, अगर आपके पास आसपास भी अगर कोई ऐसा दिखता है जिसको ऐसा लगता है कि जैसे कि मेंटल हेल्थ से पीड़ित है थोड़ा सा, तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की कोशिश किया कीजिए, उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कीजिए, ये समझ करके कि इनको थोड़ा सा ऐसा इशू है। तो हमें सपोर्टिव होना चाहिए, ना कि उनका उपहास उड़ाना चाहिए। उपहास उड़ाना बड़ी गलत बात है और ऐसा हम सबको नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डेली करंट अफेयर देखते हो, यहाँ से जुड़े हुए एमजेटी एजुकेशन से, तो आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए तो शुरुआत इसकी हुई थी 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ यानी WFMH के द्वारा। क्लियर है ना? चलिए अब अभी तक के कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं अक्टूबर महीने में? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। 2 अक्टूबर को ही विश्व आवास दिवस मनाया गया। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना मनाया 91वां दिवस, स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। क्लियर। आगे, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? देखो यूपी स्पेशल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सभी स्कूलों में, सभी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जैसे आप यहाँ से पढ़ रहे हो ना डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस, ऐसी स्मार्ट क्लासेस सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है बरेली। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उनमें से एक जिला है बरेली। और उस बरेली जिले में जितने भी स्कूल हैं वो सब स्मार्ट क्लासेस से व्यवस्थित हो चुके हैं, सरकारी स्कूल जितने हैं। ठीक है। और सरकार चाह रही है कि आने वाले दिनों में और भी जिलों में ऐसी चीजें की जाए, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों की इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा अगर डिजिटल बोर्ड पर या स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे। दूसरा चीज, उनको बहुत सारी चीजें, इनोवेटिव चीजें मिलेंगी, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के प्रति वो चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि हमारी किताबों में और सब चीजों में बहुत पुरानी चीजें हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली लोग देख पाएंगे फिगर के माध्यम से और चीजों के 3D एनिमेशन के माध्यम से। तो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए सीखने में ना, क्योंकि वो इमेज के माध्यम से सीखते हैं, तो बहुत ज्यादा रुचि बढ़ेगी। तो फिलहाल बरेली जिले में 2546 सरकारी स्कूल हैं और 2483 बुनियादी विभाग के स्कूल हैं। और इसी में, इस सब में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है।
उत्तर प्रदेश आया है तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, वैसे तो कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, आज फटाफट से करेंगे। यूपी की पहली सोलर सिटी बनेगी अयोध्या, देश की पहली सांची बनी है। और हर घर सौर अभियान अभी लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में टॉप पर है। पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया, इसी को एक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी है। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ है। इसके अलावा 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य है। वॉक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला आगरा है पहला, ये देश का पहला ऐसा शहर है। गिफ्ट डीड योजना इन्होंने शुरू की है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए यूपी ने। तो ये तो रिवीजन हम लोगों ने फास्ट तरीके से किया, क्योंकि कल हम लोगों ने धीरे धीरे इसको पढ़ा था। आज यूपी के बारे में जान लो। देखो, चौथे पांचवें दिन आपको रिवीजन करना जरूरी है, जो भी स्टैटिक पॉइंट है उनको भी, नहीं तो भूल जाओगे। यूपी यूपी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर है, ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। टॉप पर कौन है? राजस्थान है। यहाँ पर ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे किससे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा यहाँ से छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर विधानसभा सीटें 403 है। सबसे ज्यादा विधान परिषद की भी सीटें यहाँ पर है 100, और लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट यहाँ से जाती है। योगी आदित्यनाथ जी 2 बार से यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दुधवा नेशनल पार्क, ये आपसे पूछा जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क ये है लखीमपुर खीरी में। और दुधवा नेशनल पार्क ना, ये इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, केवल एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है, इटावा लायन सफारी है, चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य लोक कलाएं हैं। इन सबको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत सागर ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत ने किस देश की सीमा पर 509 सीमा चौकियां बनाने की योजना बनाई? तो अभी दोस्तों भारत सरकार ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर टोटल 509 सीमा चौकियां बनाने की घोषणा की है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर, ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्या होंगे? सीमा चौकियां बनाने से क्या होगा? इससे घुसपैठ कम की जाएगी। तो घुसपैठ कम करने के लिए ये चौकियां बनाई जा रही हैं जगह जगह पर। मतलब पहले चौकियां होती तो थी, लेकिन चूंकि इतना बड़ा बॉर्डर है, इतना लंबा बॉर्डर है, तो इस वजह से काफी दूर दूर पर चौकियां हुआ करती थी। लेकिन अब उन दूरी को कम करने के लिए बीच बीच में और भी चौकियां खोली जाएंगी, पुलिस चौकियां, जिससे जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चौकी है, ठीक है, कोई ये जगह है, यहाँ पे एक चौकी है और दूसरी चौकी यहाँ पर है। तो फिर क्या होता है कि बीच बीच में सैनिक जो है ये यहाँ से आते हैं गश्त लगाने। धूप बहुत ज्यादा रहती है, धूप वगैरह रहती है, जैसे राजस्थान साइड में जो है वहाँ धूप जो बहुत ज्यादा रहती है, तो गश्त लगा करके फिर वापस चौकी में आ गए। यहाँ से आए, गश्त लगा करके वापस चौकी चौकी में आ गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये लोग चले गए तब यहाँ से घुसपैठ हो जाती थी। तो ऐसे में यहाँ पर भारत सरकार ने कहा कि और बीच बीच में चौकियां और स्थापित की जाएंगी, जिससे थोड़ा सा कम किया जा सके घुसपैठ को। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये 509 में से 383 चौकियां जो है ये भारत बांग्लादेश सीमा पर होगी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से ज्यादा घुसपैठ हो रही है कंपेरेटिवली। इसके अलावा 126 ऐसे बीपीओ जो हैं ये भारत पाकिस्तान सीमा पर ये स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि बॉर्डर कहाँ कहाँ से हम लोग कितना कितना लगाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। जो मैं वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, सबसे लंबी सीमा हम लोग बांग्लादेश से लगाते हैं। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, कुछ इस प्रकार से है, इंडिया से लगता है और इस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल 4096 है, ये दिख रहा है कलर, ठीक है, 4096 है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग लगाते हैं बांग्लादेश से। इसके अलावा जो पाकिस्तान से हम लोग लगाते हैं ना, इधर आप जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर पीओके से होते हुए इधर ले लो अगर, ये सब पूरा ये बॉर्डर हम लोग पाकिस्तान से लगाते हैं। और ये बॉर्डर कितना लंबा है? ये है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और चाइना से हम लोग टोटल अगर मिला लें तो 3500 किलोमीटर का लगाते हैं। यानी कि सबसे लंबा सीमा हम लोग इससे लगाते हैं, दूसरी लंबी बॉर्डर हम लोग इससे शेयर करते हैं चाइना से, और इसके बाद तीसरा सबसे लंबा शेयर करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे जियोग्राफी वगैरह क्लास में ये सब तो चीजें आपको बताई गई है। अब आप सोचो कि चाइना यहाँ से यहाँ तक है, तब भी से
दूसरे नंबर पर क्यों है? कारण ये है कि यहाँ बीच में नेपाल पड़ जाता है, तो नेपाल यहाँ तक शेयर करता है अपना बॉर्डर इससे, ठीक है ना, इतनी दूर तक हम लोग नहीं शेयर करते, हम लोग केवल, और यहाँ बीच में भूटान पड़ जाता है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा सिक्किम के साइड में और यहाँ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, बाकी इधर शेयर करते हैं। इसीलिए बांग्लादेश से भी छोटी सीमा यहाँ की है। बांग्लादेश का कर्वेचर ज्यादा है, इस वजह से बांग्लादेश से हम लोग ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर होना चाहिए। बाकी ये ऐसे राज्य हैं, तटीय राज्य 9 है संख्या, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों के रिलेशंस के हो गए हैं दोस्तों 75 ईयर्स, 75 ईयर्स। इस अवसर पर स्विट्जरलैंड ने ये भी कहा है कि हम जो ब्लैक मनी का जो अकाउंट होल्डर्स की जो लिस्ट है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। अब उसको सरकार सामने पब्लिक करेगी कि नहीं, लेकिन न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में मैंने कई जगहों पर देखा कि ये लोग कुछ लिस्ट जो है शेयर करने की बात कर रहे हैं इस 75वें वर्षगांठ पर। जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल दोनों देशों ने अभी उत्तराखंड क्षेत्र में इसे जाकर सेलिब्रेट किया है। कहां पर? सुंदर कुमाऊं गांव में जाकर इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और ये जो सेलिब्रेशन किया, ये जो उत्सव मनाया गया, इसे स्विस हिमालय बाउंटी के नाम से जाना गया, स्विस हिमालय बाउंटी के नाम से। वैसे स्विट्जरलैंड की कोई फिक्स राजधानी तो नहीं है, लेकिन माना जाता है बर्न इसकी राजधानी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इलाइन बारसेट, और मुद्रा इसकी होती है स्विस फ्रैंक। देखो स्विट्जरलैंड ना एक अपवाद कंट्री है, मतलब एक्सेप्शन। उसने आज तक कभी किसी से युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, कभी किसी से युद्ध नहीं किया, उसके नियम बिल्कुल अलग ही हैं। देश भर के, दुनिया भर के जो भी नियम है वो वहां पर फॉलो नहीं होते हैं, उनका अपना नियम है। पैसा सब लोग जमा कर सकते हो, पैसे के बारे में एक जानकारी नहीं देंगे, वहां के कर्मचारी मर जाएंगे लेकिन पैसे के बारे में, अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। और चाहे जमा करता ही क्यों ना मर जाए उसको भी नहीं देंगे, किसी फैमिली मेंबर को नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सख्त रूल हैं, और अद्भुत कंट्री है मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिलहाल स्विट्जरलैंड आपको यूरोप में यहाँ पर दिख जाएगा। अब बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे जर्मनी बड़ा सा है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, इसके अलावा इधर इटली आपको मिल जाएगा, इसके अलावा फ्रांस मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन बीच में यहाँ स्विट्जरलैंड है। अब आप देख रहे हो जर्मनी वगैरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सब लड़ रहे थे, लेकिन इसको छोड़ करके इसके चारों तरफ सब लड़ाइयाँ हो रही थी। ये कहा कि हमसे अगर टकराओगे ना तो हमारे पास सबका अकाउंट है और हम देंगे नहीं पैसा किसी का, तो गड़बड़ हो जाएगा। और सबका कच्चा चिट्ठा इसके पास था, इसलिए किसी ने इस पर अटैक ही नहीं किया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? देखो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम में ना 2-3 बार से ये प्रो कबड्डी लीग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और खास करके इस बार के विजेता नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 साल पहले के विजेता पूछे जाते हैं। तो हालांकि अभी तक विजेता और उपविजेता ही पूछे जा रहे हैं, आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कुछ और भी चीजें पूछी जाए, तो इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी हुई, जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है वैसे यहाँ पर भी हुई। तो इसमें दोस्तों जो मोहम्मद रेजा हैं, मोहम्मद रेजा, ये हैं ईरान के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ईरान के खिलाड़ी हैं। आपको अगर शायद पता ना हो, ईरान हुआ, भारत हुआ, ये सब बड़ी मजबूत टीम है कबड्डी में, कबड्डी में बहुत तगड़ी टीमें मानी जाती हैं। तो ईरान के ये हैं खिलाड़ी, और इनको 2.35 करोड़ में खरीदा गया है। सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने हुए हैं, और आज तक के प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में इतना महंगा कोई खरीदा नहीं गया है खिलाड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं ये पूछा जाएगा, ये हैं ईरान के खिलाड़ी। तो इनको किसने खरीदा है? पुनेरी पल्टन के द्वारा खरीदा है। पुनेरी पल्टन को ही हरा करके फाइनल में पिछली बार जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था प्रो कबड्डी लीग, जो 9th वाला सीजन था। ये 10वां वाला सीजन होने वाला है, और इसी के लिए अभी ये चल रहा है ऑक्शन। अच्छा, सीजन ये कब होता है कबड्डी का? तो ये होता है नवंबर दिसंबर में होता है, अमूमन दिसंबर में फाइनल हो जाता है। तो अभी 2023 वाला हुआ नहीं है, 2023 वाला 10वां सीजन होगा। इसके पहले इसीलिए मैंने 3 सीजन के आपको विजेताओं के नाम बता दिए हैं, कि अगर 1-2 महीने में जो भी एग्जाम है तो पिछले 3 सीजन के विजेताओं को आप याद करके जाइए। जैसे अभी 9वां जो सीजन हुआ था उसको जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। किसको हरा कर जीता? पुनेरी पल्टन को हराया था, ठीक है। और 8वां जो हुआ था इसको दबंग दिल्ली ने जीता था, पटना पायरेट्स को हराकर। और 7वां जो हुआ था उसको बंगाल वॉरियर्स ने जीता था। तो ये 3 लास्ट की याद रखना, और इस बार वाला जब होगा तब याद रखना। बात आ रही है कबड्डी की। तो कबड्डी में मैंने आपको बताया था, अभी अभी जो एशियाड हुआ था ना, एशियाड। अब आप पूछोगे एशियाड क्या होता है? एशियन गेम जो होता है उसी को एशियाड भी कहा जाता है। एशियन गेम वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो जो एशियाड हुआ था ना, उस एशियाड में महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने कबड्डी में जीता था गोल्ड मेडल, भारत की। और भारत की दोनों ही क्रिकेट टीमों ने भी जीता था गोल्ड मेडल, और हॉकी वाले में मेंस टीम ने जीता था गोल्ड। तो ये 5 इवेंट तो आपको याद होना चाहिए, कबड्डी के दोनों इवेंट, और क्रिकेट के दोनों इवेंट, और हॉकी के मेंस वाला इवेंट, इसको गोल्ड जीता था भारत ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए श्रेष्ठा योजना शुरू की? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी एससी कैटेगरी के, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जो छात्र होते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। ये छात्रों के लिए है, तो पढ़ाई से संबंधित है। श्रेष्ठ योजना ये शुरू किया गया है, यहाँ पर आप देख पाओगे श्रेष्ठ योजना। तो अब इसको देखो, एससी वर्ग के छात्र जो होंगे इससे लाभान्वित होंगे। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म भी होता है। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। कुछ ऐसे टारगेटेड एरियाज हैं जहां पर शिक्षा का पहुंच अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है, तो वहां पर रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जाए, आवासीय स्कूल व्यवस्था शुरू किया जाए स्टूडेंट्स के लिए इन एससी कैटेगरी फॉर हाई स्कूल्स, ठीक है, तो हाई स्कूल तक। तो इसके लिए ये श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये है केंद्र सरकार की योजना। तो पिछले दिनों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं आए हैं उनको रिवाइज करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों अभी क्षमता निर्माण योजना शुरू की गई थी सरकारी कर्मचारियों के लिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की बात कर रही है सरकार। पीएम श्री योजना ये भी स्कूली छात्रों के लिए था। 6207 ऐसे पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे जहां पर आधुनिक तरीके से पढ़ाइयां कराई जाएंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मिष्टी और अमृत धरोहर योजना ये पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। आर्द्र भूमि और मैंग्रोव क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए ये योजना है। अटल वयो अभ्युदय योजना, या जिसे हम लोग अव्यय योजना कहते हैं, ये बुजुर्गों के लिए है, शुरू की गई है। विवाद से विश्वास, ये एमएसएमई की जब्त की गई संपत्तियां लौटाने के लिए। पोषण भी पढ़ाई भी, ये प्रारंभिक बचपन देखभाल के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। अभी विश्वकर्मा भगवान की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था 18 प्रकार के विश्वकर्मा जनों के लिए, ध्यान रहे 18 प्रकार के विश्वकर्मा जनों के लिए यह शुरू किया गया था पीएम विश्वकर्मा योजना। और इसके तहत उनको वित्तीय सहायता की जाएगी अगले 5 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया पीएम किसान योजना के तहत। पीएम किसान योजना का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आगे अगला है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम है ना पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक नया पोर्टल है और ये यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है पुष्कर धामी जी, तो इन्होंने लॉन्च किया है। अब साथ ही साथ इन्होंने युवाओं को आसानी से पहुंच बनाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया। ये सब किसके लिए किया जा रहा है? इनका कहना है ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक अवसर पैदा करेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर जाकर के युवा जो है अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब अगर वहां पर एलिजिबल होंगे तो इनको सेलेक्ट भी किया जाएगा। उसका प्रोसेस जो भी होगा, जैसे किसी में इंटरव्यू की जरूरत होगी, किसी में रिटन टेस्ट की जरूरत होगी, जो भी होगा तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इससे आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी सरकारी विभागों में जो आउटसोर्सिंग की जाती है पदों की, उसके लिए। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को जानेंगे हम लोग। उत्तराखंड देखोगे, ये रहा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो है ना, ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। ये कब अलग हुआ था? ये अलग हुआ था दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल अलग होता है उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिलों को लेकर के। 13 जिलों को लेकर के अलग होता है। तब ये उत्तरांचल था। आगे 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये 13 जिले अभी भी आज भी इसके वैसे ही हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी यहाँ के गवर्नर हैं। अपना बॉर्डर ये किससे किससे शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर अगर पूछे झीलों की संख्या, तो झीलें यहाँ पर ताल के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे भीमताल, सात ताल, माता ताल, ठीक है, राकस ताल, बहुत सारे ताल, नैनीताल, ये सभी ताल यहीं पर हैं। इसके अलावा नैना, ये देखो सप्तऋषि कुंड भी है, ठीक है। नेशनल पार्क में बात करें तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली से इसका किया गया जिम कार्बेट नाम। उसके बाद अब इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा। यानी अब इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए ये रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम किया कर दिया गया है और भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में ये नेशनल पार्क बना था। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, माना नीति, लिपुलेख, ये 3 प्रमुख दर्रे हैं। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। एक और मैंने महोत्सव बताया था, बहुत ज्यादा फेमस महोत्सव है फूलदेई त्योहार। फूलदेई त्योहार यहाँ का मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा हुई? तो दोस्तों ओलंपिक में भी अब क्रिकेट
आना मतलब अब पुष्टि लगभग हो चुकी है कि ओलंपिक में भी आएगा, क्योंकि आपने देखा कॉमनवेल्थ में महिलाओं को कराया गया और भारतीय महिला टीम ने सिल्वर जीता। अभी एशियाड हुआ, एशियन गेम्स हुए, उसमें महिला और पुरुष दोनों कराया गया और दोनों में ही भारतीय टीम विजेता रही। तो मतलब देखा जा रहा है कि इस प्रकार के जो इवेंट्स हो रहे हैं इसमें भी क्रिकेट सक्सेस हो रहा है और काफी लोग उसमें सुर्खियां भी बटोर रहे हैं, पॉपुलैरिटी भी बटोर रहे हैं, ऑडियंस को भी खींचने में कामयाब हो रहे हैं। तो इसलिए फैसला अब लिया जा रहा है कि जो इस वाला ये जो 2023-24 वाला हो रहा है ओलंपिक, ये तो छोड़ो, इसके बाद वाला 2028 वाला जो ओलंपिक होगा उस ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। तो ये 2028 वाला कहां पर होगा? ये होगा लॉस एंजल्स ओलंपिक। तो यहां पर जब होगा तो इसमें क्रिकेट में ये क्रिकेट को भी शामिल करने की बातचीत चल रही है। तो अभी 141वीं बैठक होगी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो उसमें ये फैसला लिया जाएगा। अच्छा, अब ओलंपिक की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा हम लोग जानकारी लिए चलते हैं ओलंपिक के बारे में। देखो शुरुआत से शुरू करते हैं 1894 में। 1894 में ना 23 जून को, 23 जून भी ले ले नहीं तो ये गुस्सा आ जाएगा। 23 जून को जब हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं, एक्चुअली में ओलंपिक दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 23 जून 1894 में आईओसी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। अब इन्होंने स्थापना होने के बाद 2 साल में ही पहला वाला ओलंपिक करा दिया। 1896 में ही पहला आधुनिक ओलंपिक खेला गया था। कहाँ खेला गया था? एथेंस में खेला गया था। एथेंस में खेला गया था, याद रखना, ये पहला वाला था, फर्स्ट वाला ओलंपिक। अच्छा जी, अभी वाला जो 2020 वाला हुआ ये कौन सा था? ये था 32वां। 32वां जो था ये 2020 में हुआ। कहां पर हुआ? टोक्यो में हुआ। इसके अलावा 33वां जो होगा ये कहां पर होगा? 33वां होगा पेरिस में होगा। और कब होगा? 2024 में होगा। अब देखो यहाँ पर 2021 में हुआ क्योंकि ये 2020 में शेड्यूल था, ड्यू टू कोविड-19 एक साल के लिए पोस्टपोन किया गया, इसीलिए हम लोग 2020 ही कंसीडर करके चलेंगे। 2024 वाला होगा पेरिस में। इसके बाद 34वां जो होगा ये होगा लॉस एंजल्स में 2028 में, 4 साल के गैप में होता है। 35वां जो होगा ये होगा दोस्तों, ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो ये भी अनाउंस हो गया है। 36वां भी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 36वां मुझे लग रहा है होगा भारत में। कहाँ होगा? भारत में होगा। और 2024 तक पता लग जाएगा कि कहां पर होगा। मोस्ट प्रोबेबली भारत में ही होगा, ये फिक्स समझिए आप। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज के मामले में भारत जो है वोटिंग वगैरह में जीते ही जाएगा, बड़े आराम से इतने लोग वोट कर देंगे। और ओलंपिक लेवल की चीजें हो रही हैं और राजनीतिक स्तर पर भी आवाजें लगातार उठाई जा रही हैं। तो ये प्रिडिक्शन समझो। पीछे चलते हैं। 31वां जो हुआ था ये हुआ था रियो ओलंपिक, 2016 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 30वां जो हुआ था 2012 वाला ओलंपिक हुआ था, ये 2012 हुआ था लंदन में। 29वां अगर बात करें तो 29वां हुआ था 2008 में, ये हुआ था बीजिंग में, बीजिंग में हुआ था। 28वां अगर बात करें 2004 में हुआ था, ये एथेंस में हुआ था। और 2000 में, सन 2000 में हुआ था 27वां वाला, हुआ था सिडनी में। अब इससे पीछे भी मत ले जाओ। आगे, किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन्होंने अभी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। किसे? तंजानिया की राष्ट्रपति को। तंजानिया की राष्ट्रपति जो हैं ये आई हुई हैं भारतीय दौरे पर। तो आपको यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और दिख जाएंगी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो उन्होंने इनका स्वागत किया। स्वागत मतलब कि जैसे कि ये ऐसा नहीं कि रिसीव करने गए थे, स्वागत मतलब इनके साथ समारोह में हिस्सा लिया। उसके बाद फिर लंबी मीटिंग हुई, समझौतों पर भी बातचीत चली। अभी हम लोग समझौता अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो फिलहाल तंजानिया की ये राष्ट्रपति हैं, नाम है डॉक्टर सामिया सुलू हसन। तो इनको अभी जेएनयू ने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही प्रचलित यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, इन्होंने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी हुई है इनको। एक्चुअली में अगला भी क्वेश्चन तंजानिया से ही रिलेटेड है, इसीलिए चलिए मैं अगले ही क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देख लो फिलहाल के लिए कि अक्टूबर 2023 में भारत और तंजानिया के बीच 10 अरब डॉलर के समझौते हुए। ये कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो 10 अरब डॉलर के समझौते हैं? एक्चुअली में तंजानिया वगैरह में आजकल इंडिया बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर व्यापार बढ़ा रहा है। और आपने देखा G20 में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन को भी एक नया मेंबर वहां के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो यानी अफ्रीका को हम लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो वो पोटेंशियल का यूज हो पाएगा जो ही वहां पर पहला इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा। इसी के होड़ में चाइना भी कूद पड़ा हुआ है, चाइना भी लगा पड़ा हुआ है, भारत भी लगा पड़ा हुआ है अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में। तो फिलहाल भारत और तंजानिया के बीच 10 बिलियन डॉलर की ये डील हो रही है। इसके लिए अभी 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने? 15 समझौतों पर। तंजानिया, यहां पर देखोगे आप आर्टिकल है, इंडिया तंजानिया टू साइन 15 एग्रीमेंट विद आई ऑन $10 बिलियन ट्रेड।
10 बिलियन डॉलर का व्यापार हो पाएगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रेड होगा। ठीक है, अब आप देखोगे वर्ल्ड मैप में तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे ये अफ्रीका दिखता है आपको, ठीक है ना, अफ्रीका है ये, यहाँ पर सुएज नहर है, जो सुएज नहर अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। तो फिलहाल अफ्रीका ये है, तो अफ्रीका में ही आप नीचे आओगे, इधर सोमालिया, केन्या के बाद यहाँ पर एक देश मिलेगा तंजानिया, ठीक है ना, यहाँ पर एक देश मिलेगा तंजानिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये जो झील दिख रही है ये कौन सी झील है और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत ज्यादा प्रचलित है दोनों चीज। तो तंजानिया यहाँ पर ये दिख रही है, इसकी कैपिटल क्या होती है, डोडोमा, और यहाँ की करेंसी होती है तंजानियाई सिलिंग। ठीक है, तो यहाँ की करेंसी और वो राजधानी याद रखना, ये सारी चीजें हैं। तो व्यापार की मात्रा में वृद्धि और अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय म्यूचुअल रिलेशन जो है, ट्रेड जो है म्यूचुअल, ये 10 बिलियन डॉलर बढ़ जाए, विस्तारित हो जाए, इस पर ये आई हुई हैं। ठीक है, 8 साल के अंतराल के बाद कोई तंजानिया का राष्ट्रपति भारत आया हुआ है, तो इसका स्वागत पान पराग से किया जाए। तो फिलहाल ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से हमारी वीडियो से, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो देखते हो यहाँ तक आते हो, बहुत सारे लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करके रखे हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी बात मानते ही नहीं हो। मोदी जी से कहना पड़ेगा क्या, मोदी जी चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तो कर लो। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीता, तो चाइना ने जीता था। ठीक है, 383 मेडल जीते थे इसने। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 17 सितंबर 2023 को। आज आपको क्या बताना है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, इसके अलावा किस देश ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड लॉन्च किया है, स्वाड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो, जो भी डिटेल्स हो, आप वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी है ये भी लिखिए, एमजीटी ऐप इंस्टॉल कीजिए, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।